जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की ये क्लास आपकी जो SSC GD परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में कुछ बहुत ही अहम चुनिंदा और सर्वश्रेष्ठ सवाल आप लोग देखेंगे। इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को साथियों तैयार कर लेते हैं, आप अपने मनोमस्तिष्क में सेव कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा बस इस एकमात्र क्लास से आपके 20 नंबर की तैयारी पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी नहीं है और 1 घंटे के अंदर आप ये वीडियो देख लेते हो, तो मैं कहूँगा 20 नंबर आप अपने सेव करके कवर कर लोगे। तो समझदारी इसी में होगी कि इस वीडियो को देखिए और हिंदी के 20 सवालों के क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 मैथ और जीके जीएस के भी जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ज्ञान का विलोम पूछा जा रहा है। तो ज्ञान का विलोम साथियों अज्ञान होता है, और मैंने ये भी देखा है कि बार बार आपसे पूछा जाता है कि अहंकार का विलोम क्या होता है। तो आपको बताना है कि अहंकार का विलोम क्या होता है, निरअहंकार होता है। क्या होता है? निरअहंकार होता है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आश्रम का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है। आश्रम का समानार्थी शब्द एक तरीके से आश्रम को इमारत कहेंगे, मकान कहेंगे, भवन कहेंगे, विहार कहेंगे। तो मैं कहूंगा इसका सबसे सटीक जो जवाब जाएगा विहार जाएगा, मकान नहीं होगा। विहार सबसे नजदीकी इसका उत्तर जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि चक्षु किसका पर्यायवाची है। अगर चक्षु शब्द की बात करें तो इसको क्या क्या बोला जाता है। चक्षु की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है आंख, और आंख को साथियों लोचन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोचन भी बोला जाता है, और आंख को नयन भी बोला जाता है। अच्छा, आकाश के भी बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आकाश को कहा जाता है गगन, क्या आकाश को नभ बोला जाता है, और आकाश को व्योम बोला जाता है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। पक्षी के भी बहुत सारे पर्यायवाची आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें से मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। जैसे पक्षी को आपको विहंग बोला जाता है, चिड़िया कहेंगे, और उसके अलावा दृश्य कहेंगे। क्या चिड़िया भी कहते हैं, और इसको उसके अलावा अगर बात करें तो दृश्य भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग उसके अलावा घोड़े शब्द की बात करें तो यहां पर घोड़े को क्या क्या बोला जाता है? घोड़े को अश्व बोला जाता है। अगर घोड़े की बात करें तो घोड़े को अश्व और घोटक बोला जाता है। क्या? घोटक बोला जाता है, और घोड़े को तुरंग भी बोला जाता है। ये सारे पर्यायवाची आपके घोड़े के हो गए। और चक्षु के पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, आंख होगा इसका पर्यायवाची आंसर। बिल्कुल आपका करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, अब परीक्षा में आपके बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए कम समय में आप लोग SSC GD 2025 के लिए आप लोग हमारे चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर आप लोग जाइए और जो है अपने तैयारी करिए। बोला जा रहा है कि यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जैसे वांछनीय है, ऑप्शन ए में है, बी में है, सी है, डी में है। इस प्रकार आपको बताना है कि वांछनीय ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, राइट आंसर ए के साथ होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपको सबसे उपयुक्त शब्द चूज करना है। जैसा कि बोला जा रहा है, इस सवाल को देखिए और राइट आंसर बताइए। कह रहा है कि खेल कूद में स्पर्धा का चयन करें या द्वेष का चयन करें। द्वेष कभी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कुल मिला के आप लोग खेल कूद में आपकी अच्छी बात यानी कि स्पर्धा होती है। स्पर्धा एक आपका यहाँ पर पॉजिटिव चीज हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर उसके साथ होता है। उसके बाद कह रहा है कि आकाश के तारे तोड़ना, इसका मतलब क्या होता है? कि आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश करना या असंभव काम करना। बिल्कुल यहाँ पर असंभव, यह एक असंभव कार्य है। क्या? यह एक असंभव कार्य होता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जिसे काम करने या पार करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, एक शब्द आपसे पूछा जाता है, क्या? जिसे मर जाने की कामना हो। जिसे मर जाने की कामना हो, अगर आपसे पूछा जाए कि जिसे मर जाने की कामना हो, क्या? जिसे मर जाने की कामना हो उसको क्या बोला जाता है? उसको एक शब्द में बोलते हैं मुमुर्सु। क्या बोलते हैं? उसको एक शब्द में मुमुर्सु बोला जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। एक चीज होती है साथियों तस्कर।
तस्कर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो चोरी छिपके से ला करके बेचा जाता है उसको तस्कर बोला जाता है। और निरामी शब्द की अगर बात करें, निरामी उसे बोला जाता है जो मांस नहीं खाता, यानी कि मांस ना खाने वाले को क्या, मांस ना खा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मांस ना खाने वाले को क्या बोला जाता है तो निरामिष बोला जाता है। यहां पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जिसे करने या पार करने की इच्छा हो उसे क्या बोला जाता है, उसे तितीर्ष बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, जिनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों अभी मैंने आपको बताया था एक शब्द जो कि बताया था वांछनीय वाला, मैंने क्या बताया था, यानी कि घनिष्ठ। यहां पर देखिए घनिष्ठ कैसे लिखा जाए, तो घनिष्ठ की अगर यहां पर मैं बताऊं तो घनिष्ठ जैसा कि मैंने उसके अंत में ठा आता है, क्या ठा आता, लेकिन यहां पर अगर बात करें साथियों कि इसमें ठा आएगा या टा आएगा, लेकिन इसमें ठा नहीं आता, इसमें टा आता है, तो अनिष्ट लिखा जाएगा ना कि अनिष्ठ लिखा जाएगा। कुल मिला के आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, न्यून शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना है। न्यून का विलोम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें वृहत का विलोम क्या होता है, तो वृहत का विलोम लघु होता है, क्या, वृहत का विलोम लघु होता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अत्यंत का विलोम क्या होगा, तो यहां पर अनंत होता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे अधिक की बात करें तो अधिक का विलोम क्या हो जाएगा, एक तरीके से न्यून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। और अधिकतम की अगर बात करें यहां पर, तो अधिकतम का विलोम साथियों यहां पर न्यूनतम हो जाता है। ये चारों बातें आप लोग याद रखेंगे, न्यून का विलोम अधिक होगा या अधिक का विलोम न्यून, आपको बता देना है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद आंखें चार होना, यह एक मुहावरा है, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है ये बताइए। घूरना, लज्जित होना, आकर्षित होना या आमने सामने होगा, तो इसका राइट आंसर आपका आमने सामने होना ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी कि यहां पर निरी कैसे लिखा जाता है, ये तो निरी लिखा हुआ है और ये आपका निरीह लिखा हुआ है, और ये ऑप्शन नंबर सी में निरीह, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में वो आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है साथियों, यहां पर अनुरक्ति का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करिए। देखिए अगर आपके एग्जाम में भक्ति का विलोम पूछ ले तो आपको क्या बताना है, अभक्ति, यानी कि भक्ति का विलोम आपका अभक्ति हो जाएगा। और आसक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अनासक्ति हो जाएगा। यानी कि पूछा जाएगा कि आसक्ति का विलोम अनासक्ति भी होता है और आसक्ति का विलोम विरक्ति भी होता है, क्या होता है, आसक्ति का विलोम अनासक्ति भी होता है और विरासक्ति भी होता है। शक्ति की अगर बात करें यहां पर, तो शक्ति का विलोम यहां पर श्रीणता होता है, क्या, श्रीणता होता है। और अगर बात करें अनुरक्ति का विलोम साथियों, यहां पर अनुरक्ति का विलोम साथियों यहां पर विरक्ति होता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है यहां पर साथियों, यहां पर देखिए, मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या मैंने अंतःकरण में सोचा, या आत्मा या चित्त। देखिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा था, इसमें मैंने मन में सोचा, ये आपका राइट होना चाहिए आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। बहुत सारे जो आपके जो है साथियों, जो आपके साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं डेली क्वेश्चंस को देखते हैं, तो वो लोग, आप लोग पढ़ते हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेली बेस पर वीडियो को देखा करिए, क्योंकि डेली वीडियो में संपूर्ण निचोड़ टॉप लेवल की चीजें आपको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संभावना उन सभी क्वेश्चन की जो पूछे जाने की कोशिश मतलब संभावना होती है, उससे बाहर का पेपर आपसे नहीं आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो है छांट छांट से आपको क्वेश्चंस निकालना होता है, ठीक है, सभी पीडीएफ्स वगैरह को छांट छांट करके। खैर अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोला जाता है। देखिए दो चीजें होती हैं साथियों यहां पर, क्या, कि दो जो ईश्वर में विश्वास रखता है,
क्या, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, जो नहीं रखता है उसको साथियों नास्तिक बोला जाता है, और जो रखता है उसको आस्तिक बोला जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा क्या जा रहा है कि सार्थक शब्द का चयन करिए। सार्थक का मतलब क्या होता है, एक आपका होता है निरर्थक। देखिए आपका अगर सार्थक का विलोम पूछे तो आपको निरर्थक बताना। देखिए सार्थक का मतलब ये होता है जिसका कोई अर्थ हो, जैसे कि आज है तो आज का मतलब ये हो जाता है, तो आज का मतलब है। कल मैंने लिख दिया तो कल का भी मतलब हो जाएगा। और मैं अगर यहां पर लिख दूं क्या कि क कुछ भी लिख दूं, मतलब कि कुछ भी लिख दूं, तो इसका भी मतलब हो सकता है मतलब ना हो। तो जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है वो निरर्थक शब्द होते हैं, और जिनका कुछ मतलब होता है, जिनसे कुछ अर्थ निकलता है, वो आपके सार्थक शब्द होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, आपसे पूछा जा रहा है कि सार्थक शब्द इसमें से बताना है, सार्थक शब्द का चयन करिए। ये तो मैंने एक अलग से बता दिया, लेकिन अलग चीज आपसे ये पूछी जा रही कि जिसके हाथ में चक्र हो, यानी कि उसके लिए क्या होगा एक शब्द, ये आपको बताना है। अच्छा, चंद्रशेखर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जिसके शिखर पर चंद्र हो। अगर आपसे पूछा जाए कि जिसके शिखर पर चंद्र हो, क्या कि जिसके शिखर पर चंद्र हो, एक सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए कि जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको साथियों चंद्रशेखर बोला जाता है। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको क्या बोला जाता है, उसको चंद्रशेखर बोला जाता है। ठीक है, अगर चक्रपाणि की बात करें तो यहां पर जिसके हाथ में चक्र हो, क्या जिसके हाथ में चक्र हो, आप लोग देख लीजिए, जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या बोला जाता है, उसको यहां पर चक्रपाणि बोला जाता है। तो ये एग्जाम में आपके दो बहुत पूछे जाते, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर, और जिसके हाथ में जो है पाणी हो तो उसको चक्रवाणी बोला जाता है। अगर हम यहां पर बात करें चक्रधर की, तो यहां पर चक्र को धारण करने वाला, क्या चक्र को धारण करने वाला, देख लीजिए, चक्र को धारण करने वाले को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है चक्रधर। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। और अगर चंद्रभूण की अगर बात करें तो चंद्र, यहां पर चंद्रचूर्ण की बात करें, चंद्रचूर्ण होना चाहिए। तो यहां पर जिसके चूणा में चंद्रमा हो, क्या जिसके चूणा में चंद्रमा, अच्छा चूणा का मतलब क्या होता है, बाल, जिसके बालों में चंद्र हो यानी कि चंद्रमा हो उसको क्या बोला जाता है, चंद्रचूर्ण बोला जाता है। तो कुल मिला के जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या बोला जाएगा, उसको चक्रपाणि बोला जाएगा। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखिए और बताइए। बोला जा रहा है यहां पर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यानी कि बोला जा रहा है कि स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, तो विद्या की जगह पर क्या शब्द आएगा, ज्ञान दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, बुद्धि दी जाती है, या दीक्षा दी जाती है। तो यहां पर जो आपका होना चाहिए आंसर, स्कूल में आपको विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कि लक्ष्मी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। अगर लक्ष्मी की बात करें हम लोग यहां पर, लक्ष्मी शब्द की बात करें तो लक्ष्मी को श्री भी बोला जाता है, क्या श्री भी बोला जाता है, और हरिप्रिया भी बोला जाता है। श्री भी बोला जाता है और हरिप्रिया भी बोला जाता है। और यहाँ पर उसके अलावा देख लीजिए पद्मा भी बोला जाता है। यहाँ पर आपका पद्मा लिखा हुआ है तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, देखिए स्क्रीन पर अपने, खून सफेद हो जाना इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, घृणा करना, या अत्याचार करना, या दया न रह जाना। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता, दया न रह जाना, ये खून सफेद होने। अगला क्वेश्चन है कि भारत सापेक्ष देश है या धर्मनिरपेक्ष देश है या अपक्ष देश है या असहिष्णु देश है। तो यहां पर राइट आंसर धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, आंसर आपका बी राइट हो जाता है। अब साथियों आप लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चंस पूरे हिंदी के देख चुके हैं। अब कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आपने काउंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आपके जीएस और करंट अफेयर के पूरे आप लोग 20 क्वेश्चंस देखेंगे, और यहाँ पर आप लोग 12 तक क्वेश्चन आप लोग सही करने की कोशिश करिएगा। और क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, राइट आंसर एक के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर भारत छोड़ो
भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये अखिल भारतीय समिति के जो सूरत संघ सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, यह साथियों मुंबई में चलाया गया एक आंदोलन था, या भोपाल में हुआ था, या उज्जैन में। तो मैं कहूंगा ये आंदोलन आपका मुंबई में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने सबसे जो है विवादास्पद नीति की पेश में किया था, जिसमें कि व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की बात की जा रही। इन्होंने सबसे जो ये नीति जो प्रतिपादित की थी, अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट कि व्युत्पत्त सिद्धांत किसने दिया, तो लॉ ऑफ डलहौजी आपको बताना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो आपकी ये जो स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी ये फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। और ये अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है। क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी। तो अगर बात करें यहाँ पर गांधी जी ने क्या बोला था यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर गुरुदेव बोला जाता है, यानी कि गुरु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी के द्वारा दी गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये आपका अनुच्छेद 66 के तहत होता है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या संघ सूची में। तो आपको ये याद रखना है कि चंद्र जो आपका स्वास्थ्य जो है ये आपका जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है, ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, नैरोबी में, हैदराबाद में, जो आपका इथियोपिया है, या मनीला। तो मनीला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका मनीला में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या बोला जाता है। तो अगर यहाँ पर आपको बताऊं कि नेपाल हिमालय आपको याद रहना चाहिए, यानी कि काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल जो हिमालय नाम दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन की कृषि विपणन की अव्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं। तो यहाँ पर बफर स्टॉक का रख रखाव या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो मैं कहूंगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये आपके तीनों सही हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के अनुसार, यानी कि साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया है। एक तरीके से अगर बात करें औद्योगिकीकरण या वैश्वीकरण या निजीकरण या उदारीकरण, तो यहाँ पर आपका औद्योगिकीकरण आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाए, जो आपका यहाँ पर सेवा कर है, क्या एक सेवा कर है, जो ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा क्या जा रहा है, देखिए और बताइए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी वुड पल्प से किया जाता है। तो रेयान का जो निर्माण होता है ये आपका इस क्वेश्चन के साथ राइट आंसर जाएगा, यानी कि वुड पल्प जो इसके निर्माण बोला जाता है। अगला बोला जा रहा है कि विकल्पों में से केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। तो ये आपका जो आपका राइट आंसर बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन की वजह से ये आपके थर्मोसेटिक प्लास्टिक उपस्थित होती हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अब कहा जा रहा है कि क्या कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब की बात चल रही। तो ये साथियों 2025 की बात चल रही है। जो ये आपका हुआ था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था,
ये आप लोग देखिए, तो इसका आयोजन आपका साथियों नई दिल्ली में किया गया था, जो कि नेशनल यूथ सिस्टम जो 2025 का यूज किया गया था नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये आपका कहाँ खेला जाएगा, तो ये भी आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली में खेला जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है कि भारत सरकार ने 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया। अगर यहां पर अगर बात करें तो भारत सरकार का जो 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है कि कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति की बात की गई है, तो यहाँ पर इनका नाम इना कैरा नाबारो की बात की गई है। यही आपकी जो है सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। तो ये आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो नितिन गडकरी के द्वारा ये शुरू की गई। किसके द्वारा, ये जो सड़क दुर्घटना जो पीड़ितों के लिए जो कैशलेस उपचार योजना है, ये नितिन गडकरी के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब हम लोग यहाँ से आप लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग एक तरीके से ऐसा भी सवाल आता है, क्योंकि ये कह क्या रहा है, देखिए बोला जा रहा है कि रमेश के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के समान संख्या में हैं। उसके पास कुल 640 हैं। उसके पास कुल कितने सिक्के। अगर हम बात करें यहाँ पर 1 रुपये की, और अगर बात करें यहाँ पर 5 रुपये की और 10 रुपये की, वो समान सिक्के। अगर हम बात करें साथियों 1 रुपये के सिक्के हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग 1x मान लेते हैं। और 5 एक तरीके से हैं तो 5x मान लेते हैं इसको, और 10 रुपयों को हम लोग 10x मान लेते हैं। अब इनको सबको हम लोग जोड़ देते हैं, और यहाँ पर कहा क्या गया है कि उनके पास कुल मिला के 640 रुपये हैं, तो इक्वल करके 640 लिख दिए। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, 16x हो गया। 16x बराबर कितना हुआ, 640 हो गया। और x बराबर की अगर बात करें तो 640 बटे 16 हो गया, यानी कि 16 चक्कू 64। तो आपका x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। अब सवाल में पूछा क्या गया कि अब उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, तो ये बताइए। एक सिक्का आपका ये होगा, ये इसका सिक्का, एक इसका सिक्का, यानी कि कुल सिक्के उसके पास 3x हैं, और x की वैल्यू है 40। 3 गुणा 40, 4 3 12, यानी कि 120 सिक्के हो जाएंगे। तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्लियर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा आपको डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 6 4 और ये 1, ये साथियों आपका 3 हो जाता है, और ये आपका 5 हो जाता है। अब आपको इसमें करना क्या है कि उस फांसे का चयन करना जो पीवीसी को मोड़ करके अनुदिश बनाया जाता है। अगर हम बताना है क्या है कि इस वाले फांसे को अगर मोड़ा जाता है, तो आपको बताना इससे कौन सा बन सकता है, कौन कौन से फांसे बन सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये आपका 3 है, ये 6 है, ये 2 है। ये देखिए यहाँ पर 3 6 2, ये वाला पासा बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये बात देखिए। सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 का विपरीत सबसे पहले देखिए, 3 का विपरीत 4 हो जाता है, यानी कि 4 होना चाहिए नहीं लिखा। अब 6 का विपरीत 5 है, तो 6 का विपरीत पहले देखिए मैं आपको यह बता देता हूं कि 2 का विपरीत 1 है, और 4 का विपरीत 3 है, बचा 6। 6 का विपरीत आपका 5 है, तो 6 का विपरीत 5 है, तो यहाँ पर 5 भी नहीं है। 2 की अगर बात करें, 2 का विपरीत यहाँ पर 1 है, तो 1 भी नहीं। तो मैं कहूंगा ये वाला पासा बन जाएगा, इसको ही फोल्ड किया जाएगा। अब इस वाले पासे की अगर हम लोग बात करें, तो ये साथियों आपका 1 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 5 है, ये आपका 2 है। ये तो 2 का विपरीत यहां पर अगर बात करूं, तो यहां पर 2 का विपरीत 1 है, तो विपरीत वाले नंबर आपको सामने नहीं दिखने चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सामने दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये 1 पर है,
ये 6 पर है, ये 3 पर है। तो अगर यहाँ पर बात करें 6 का विपरीत आपका 5 है, नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर हम लोग क्या 3 की, तो 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 4 है, यहाँ पर नहीं। 1 का विपरीत 2 है तो 2 नहीं है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा, ये वाला पासा भी बन जाएगा। अगर इसकी बात करें ये 1, ये 6 और ये 5, देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं 5 का विपरीत क्या है 6, तो 5 का विपरीत 6 आपको साफ साफ नजर आ, तो ये भी पासा हमारा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए वाला और सी वाला पासा बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में आपका लिखा हुआ है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ था वो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है कि सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं। तो यहाँ पर ये सब्जियां हो गई आपकी, और ये सभी सब्जियां जो हैं ये आपकी खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है। सभी सब्जियां आपकी ये खाद्य पदार्थ हो गई। और कहा क्या जा रहा है कि खुद कुछ आपके खाद्य पदार्थ, यानी कि मान लीजिए कि इतने खाद्य पदार्थ क्या हो गए आपके, इतने खाद्य पदार्थ आपके पेय हो गए। तो हमने कथन क्या लिखा है, निष्कर्ष हमको पढ़ना है और बताना है कौन कौन सा निष्कर्ष सही, कौन कौन सा गलत। बोला जा रहा है कि कुछ पेय खाद्य पदार्थ हैं, देखिए तो बोला यहां पर जा रहा है कि बिल्कुल इतने पेय आपके खाद्य पदार्थ। अब कुछ सब्जियां पेय हैं, तो ये आपकी पेय ये हैं, सब्जियां ये हैं, तो ये हम कहेंगे कि अलग अलग हैं। तो ये मैं कहूंगा राइट आंसर केवल अनुसरण केवल 1, 2 और पालन करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बता दीजिए कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं क्या, ये आपका 7 हो जाता है और ये आपका 6 हो जाता है। और एक सेकंड देख लीजिए यहाँ पर, इसको क्लियर हम लोग दिख देते हैं। ये आपका देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये साथियों आपका 7 बना है, ये यहाँ पर 6 बना है, और ये यहाँ पर आपका 25 बना हुआ है, और ये साथियों यहाँ पर 16 बना हुआ है। कितना बना हुआ है, 16 बना हुआ है। और ये आपका 27 बना हुआ है, और ये आपका 5 बना हुआ है, और ये आपका 11। अब बोला क्या जा रहा है कि व्रत जो है ये पुलिस कर्मियों को निरूपित करता है। क्या व्रत जो है ये पुलिस कर्मियों को निरूपित करता है। चलिए अब मुझसे पहले आंसर बताने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा बट मैंने डार्क कर दिया। वर्ग जो है आपका, ये आपका खिलाड़ियों को निरूपित करता है। क्या खिलाड़ियों को निरूपित करता है, कौन, वर्ग। उसके बाद लिखा हुआ है जो ये त्रिभुज है ये आपका बताता है करदाताओं को, किसको, करदाताओं को बताता है। उसके बाद साथियों पूछा जा रहा है कि कितने पुलिसकर्मी करदाता हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं, यानी कि पुलिसकर्मी होना चाहिए, करदाता होना चाहिए, लेकिन खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा एक ऐसा 6 ऐसा नंबर होगा जो पुलिसकर्मी के अंतर होगा और जो वो खिलाड़ी नहीं। तो क्या 6 कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। राइट आंसर, सॉरी जिनका भी आंसर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पहले से तो आप बता नहीं सकते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आप लोग बताइए कि यहाँ पर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं बिल्कुल, जिसमें से 3 किसी तरीके से समान हैं, और ये एक आपका क्या है यहाँ पर, एक आपका यहाँ पर असंगत है। और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में अलग रूल लगा होगा, वही आपको बताना है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो टी होता है आपका, ये आपका 20 पर होता है, वाई 25 पर होता है, डी 4 पर होता है, आई 9 पर होता है। और अगर के की बात करें, के आपका 2 पर हो, सॉरी 11 पर होता है, 16 और 21, और ये आपका 26। ए 1 पर होता है, एफ 6 पर होता है, और के 11 पर, ये 16 पर। अब ये आपका 7 और 11, 15 और 22। आपको कुल मिला के इतनी सी बात बताना है कि सबसे अलग लॉजिक वाला कौन सा है। तो ये 20 से 25 हुआ है, यानी कि 5 बड़ा हुआ है। और ये साथियों यानी कि 25 से 4 हुआ है, यानी कि 26, 1 2 3 4 5 बड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी 5 बड़ा, और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर भी 5 बड़ा। तो क्या वही लॉजिक इसमें लग रहा है, 11 से 16 हुआ 5 बड़ा रहा है, और 21 से 25 या 26 हुआ 5 बड़ा रहा है, यानी कि 1 से 6 हुआ 5 बड़ा, 6 से 11 हुआ 5 बड़ा, 11 से 16 हुआ 5 बड़ा। अगर इसकी बात करें 7 से 4 हुआ कितना बड़ा, ये तो साथियों 4 बड़ा कुल मिला के, और यहाँ पर भी 4 बड़ा, और यहाँ पर भी आपका 4 2 7, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है यही लॉजिक यहाँ पर, वही लॉजिक यहाँ पर, लेकिन इस वाले ऑप्शन में अलग लॉजिक लगा है।
तो ये आपका अलग लॉजिक जिस ऑप्शन में लग रहा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि के आर का पुत्र है। इन सवालों में जो जो आपको दिया जाए, जैसे जैसे दिया जाए वो नोट करिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आर का पुत्र आपका के है, तो हम लोग बना लेते हैं आर का पुत्र क्या हो जाता है, आर का पुत्र आपका के हो जाता है। अब जे के पुत्र की पुत्री, यानी कि जे के पुत्र की पुत्री कौन है साथियों, यहाँ पर जे के पुत्र की पुत्री यहाँ पर वी है, ठीक है। अब जे का मान लीजिए जे आपका ये हो जाता है और जे का कोई एक पुत्र होगा, और जे के पुत्र की पुत्री जो है, जे के पुत्र की पुत्री आपकी वी है, ठीक है, ये वी मैंने लिख दिया। और उसके बाद बोला जा रहा है कि के का पुत्र एच है, क्या के का पुत्र आपका एच बताया गया है, ये बात भी आपकी क्लियर है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर। और उसके बाद अगर बात करें एम और के आपके आपस में भाई भाई हैं, कौन, ये आपस में भाई भाई। तो अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम आएगा, एम कहीं तो दिख नहीं रहा, सारी चीजें तो कंप्लीट हो गए, तो ये आपके आपस में भाई हो गए। तो बोला जा रहा है एच का आर से क्या संबंध है आपको बताना है। चलिए अब एच और आर की अगर बात करें तो आर क्या कहेगा एच को, अरे भाई देखिए, अब ये बोलेगा अपने बेटे का बेटा, और बेटे के बेटे को क्या बोला जाता है, पोता। यानी कि जिस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ जाता है, आंसर उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इनकी बात करें, आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अब बोला जा रहा है यहाँ पर कि सभी कुएं नहरें हैं। अब मानना हमको होगा कि ये आपके सभी जो कुएं हैं साथियों, देखिए ये सभी कुएं जो आपके हैं, मान लीजिए ये सभी कुएं आपके कुएं हैं और सभी कुएं आपके नहरें हैं, तो हमने ये नहर बना दिया। अब सभी नहरें जो हैं ये साथियों क्या है, नदियां हैं। अब आपको निष्कर्ष पढ़ना है और आपको बताना है, बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि कुछ जो कुएं हैं वो नहरें हैं। बिल्कुल, जो आपकी इतनी नहरें हैं, देखिए यहाँ पर जो इतनी नहरें हैं वो आपकी कुएं हैं। और उसके बाद बोला जा रहा है कुछ नदियां कुएं हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर साथियों इतनी नदियां आपकी कुएं हो जाएंगी। तो ऐसा आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, निष्कर्ष दोनों सही हैं, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि न्यूमिसमैटिक्स का संबंध जो सिक्कों से है, ऑरोग्राफी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। देखिए न्यूमिसमैटिक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आपका सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑरोग्राफी का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर पहाड़ों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो राइट आंसर कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर जाता है। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि SLOWER को SFXPMT बनाया जाता है, और उसी प्रकार MEAGRE को क्या बनाया जा सकता है, ये सिंपल सी बात आपको बताना है। अब देखिए ये आपका S से S हो गया है, तो ये आगे नंबर M से M होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब S से F हुआ है और O से F हुआ है, W से T हुआ है, तो ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा, ये लॉजिक नहीं लग सकता आई होप। देखिए दूसरे लॉजिक की अगर हम लोग बात करें, ये साथियों आपका आर है, देखिए ये आपका आर है और आर से आपका एस हुआ है, यानी कि ई से, यानी कि यहाँ पर एफ हुआ है, डब्ल्यू से आपका एक्स हुआ है, और ओ से आपका पी हुआ है, और ओ से एम, यानी कि एक 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 हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब ई के बाद साथियों क्या आता है, एफ आता है, ऑप्शन में एफ है। आर की अगर बात करें, आर के बाद आपका एस आता है, और जी के बाद आपका एच आता है, और उसके बाद बी और एफ और फिर एन। तो ऐसा ऑप्शन आपका FSHBFN, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चंद क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं लिए हैं, इसके बाद हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। बोला क्या जा रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए व्यवस्थित क्रम को दर्शाता है, जिसको वो एक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिखाए जाते हैं, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको बैठाना। SH आपका यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका कौन सा लेटर आएगा, यानी कि SC लिखा हुआ है, ST पहले नहीं आ सकता, SO पहले नहीं आ सकता, SE आपकी पहले नहीं आएगा, तो S से पहले आपका साथियों आएगा कौन, एस से पहले आपका आएगा यहाँ पर एक वाला, उसके बाद 4 वाला, और उसके बाद SO यानी कि आपका 3 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग देखिए 3 आ जाएगा, फिर आपका जो है
2 और 5 यानी कि 2 आ जाएगा फिर 5। इस प्रकार 1 4 3 2 5 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा। देखिए अब मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। कह रहा है यहां पर क्या, एक दुकानदार 15% की क्या करता है? छूट देता है। क्या करता है? 15% की छूट देता है और 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपए है तो आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा जा रहा है और अंकित मूल्य का एक सूत्र होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब अंकित मूल्य का सूत्र होता है क्या? विक्रय। क्या होना चाहिए? विक्रय होना चाहिए। विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब यहाँ पर अंकित मूल्य आपका विक्रय मूल्य और आपका यहाँ पर गुणा 100, विक्रय मूल्य गुणा 100 और आपका 100 माइनस छूट, यानी कि बटा में आपका आ जाएगा 100 माइनस का जो छूट। अब हमें छूट कितनी दी गई है? 15% की गई है, 5% की, यानी कि हमें सबसे पहले 15% की छूट दी गई है। तो हमें जो है सबसे पहले ये सब निकालने से पहले विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। देखिए अगर क्रय मूल्य आपका क्या है? 340 है और 5% का आपके लाभ पर बेची जाती है, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य 340 है और कुल मिला के लाभ आपका कितना है? 105, यानी कि ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कैंसिल करिए इस जीरो से, आपका इस जीरो को कैंसिल करिए। 5 दूना 10 और 5 कम 5, यानी कि ये आपका 17 गुणा 21 करिए। 17 गुणा 21 करा दीजिए तो 17 दूना कितना? 34, यानी कि 7 5 3, यानी कि 357। यानी कि विक्रय मूल्य की अगर बात करें तो अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 357 हो जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 माइनस छूट, यानी कि छूट 15% की है तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। तो 17 25 85, देखिए 17 25 85, 17 दूना 34, एक जाएगा 17, यानी कि 17 एकम 17। यहाँ पर देखिए 17 एकम 17 और इसको अगर कैट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 4 और 20, यानी कि 420 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा क्या जा रहा है कि कविता ने 2500 रुपये में घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इस कोई फायदे पर बेचता बट इसने हानि पर बेचा है, यानी कि 2500 रुपये में कोई चीज खरीदी गई हो, 12% की हानि पर उसको बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको 88% में बेचा जा रहा है। नीचे 100 में आएगा और इन रुपयों में उसने पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि उसने 115% पर बेचा तो 115 बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इस पूरे लेन देन में उसको बताना हानि हुई या लाभ हुआ है। पहले इसको कैलकुलेट करिए, ये आपका जो आएगा। फिर 2500 में हमने खरीदा था लेकिन इतने रुपए में ये बेचा जा रहा है, तो अगर 2600 में जाएंगे या उससे एबव में जाएंगे तो आपका हॉन मतलब 2400 तक आएगी तो हान। तो इसको कैलकुलेट करिए, जीरो से जीरो कैंसिल करिए आपका ये, और 25 चक्कू ये आपका आ जाएगा 22, यानी कि 22, यानी कि यहाँ पर आपको 115 की गुणा किससे? 22 से कराना है। 22 से जब कराओगे तो यहाँ पर ये आपका 230 और यहाँ पर 230, 2 कम 2 यानी कि 0 3 और 5 और 2, यानी कि खरीदा तो था 2500 में लेकिन बेचा जा रहा है साथियों 2530 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 30 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि मैं कहूंगा या तो ये वाला होगा या तो लाभ होगा कुल मिला के। लेकिन अब इस प्रॉफिट को आपको प्रतिशत में बदलना है और गुणा में 100 और नीचे में क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य आपका 2500 है। इसको कैलकुलेट करिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 30 बटे 25 आया है। एक तरीके से अगर 25 से कम 25, 5 बचा और ये 5 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, यानी कि 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। ये 1.2% का आपका लाभ होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जिनका भी है क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 14 व्यक्तियों का औसत, अगर 14 व्यक्तियों की बात करें तो 14 व्यक्तियों का औसत वजन यहाँ पर 76.5 kg बताया गया और बोला जा रहा है कि यदि 82 किलो और 75 किलो और ये आपका कुछ भी हो सकता है एक्स वजन वाले 3 व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों के साथ शामिल किया जाता है तो सभी व्यक्तियों का औसत इतना बढ़ जाता है, यानी कि आधा किलो बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कितना है। तो अगर हम बात करें 14 व्यक्तियों का औसत वजन अगर 76.5 किलोग्राम है, यानी कि 14 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 76.5 किलोग्राम है।
कितना 14 व्यक्तियों का कुल मिलाकर अगर वजन पूछा जाए तो यहाँ पर अगर 76.5 की गुणा आप लोग 14 से करिए। 1 मिनट के लिए पॉइंट हटाइए, फिर हम लोग लगा देते हैं। 5 चक्कू 20 और 6 चौक 24 और 25 26, 7 छंग ये आपका 7 चौक 28 और 29 30। और अगर बात करें ये आपका 5 यानी कि 6 7 यानी कि 0 7 11 ये 10। ये आपका 1 नंबर के बाद पॉइंट था, आप लोग पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 1071 किलो आ गया। क्या? 14 लोगों का कुल मिला के वजन 1071 केजी आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर 1071 किलोग्राम आ गया और बोला जा रहा है यहाँ पर 82 किलोग्राम का कोई व्यक्ति और 75 किलोग्राम का व्यक्ति कोई शामिल हो जाता है। चलिए शामिल करते हैं। 82 किलोग्राम का आदमी, कोई 75 किलोग्राम का आदमी और x किलोग्राम का आदमी भी शामिल करते हैं। अगर हम इसको शामिल करते हैं तो सभी का औसत वजन कितना हो जाता है? इतना बढ़ जाता है। फिर उनका जो औसत वजन होगा वो कितना हो जाता है? 76.5 है, आधा किलो और बढ़ जाता है, यानी कि फिर इनका औसत वजन इतना हो जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें औसत है तो इसको भी औसत बनाइए। कितने लोग हैं? ये कितने लोग थे? 14 लोग थे, यानी कि 15 16 17, ये आपके 17 लोग हो जाते हैं। देखिए बटा में 17। और अगर हम लोग इन सबके वजन की बात करें जिसमें हमें x का वजन भी ज्ञात करना है, यानी कि 17 को गुणा अगर हम लोग 77 से जब हम कराते हैं तो हम सभी को कुल मिला के वजन मालूम पड़ जाएगा। यानी कि 17 की गुणा आप लोग 77 से करवाइए। 17 गुणे 77, यहाँ पर 7 सती 49 और 7 एकम 7 यानी 4 11 और ये 111 यानी 119 यानी कि 9 और ये आपका 10 एक 10 और ये आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये यानी कि 1309 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यानी कि अब अगर बात करें इनका योग कितना आएगा, इनका योग कितना है, इन सब का योग निकला है कितना? 1309। कितना निकला है? 1309 निकला है। इसको हम लोग हटाते हैं थोड़ा सा, 1309 आ गया और इसको भी हटा देते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनका जो टोटल x का मान जो निकालना है, इनका टोटल करके इसमें से घटा दीजिए, आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा। अब 1071 82 और 75 कितना हो जाएगा? देखिए जरा, यानी 5 यानी ये 8 और 15 और 7 कितना? 22 और ये 2 1, यानी कि ये आपका 1228 प्लस x बराबर 1309 हो गया। अब 1309 हो गया और x की अगर बात करें तो ये आपका 1309 x माइनस प्लस का है, बराबर का उधर जाएगा, माइनस में जाएगा 1228, यानी कि अब आपको घटा देना है, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 1309 में से आपको 1228 घटाना है तो एक बचेगा, ये आपका कितना? और ये एक गच जाएगा और ये 8, यानी कि x बराबर 81 केजी आ चुका है। यानी कि कुल मिलाकर x किलोग्राम वजन बढ़ाने पर ये इसका मान निकला है, यानी कि 81 किलोग्राम आपका आएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 81 किलोग्राम हो जाएगा। 81 किलोग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, कहा क्या जा रहा है कि देखिए, यदि a का 15% b के 45% के बराबर है तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो आप पहले इस वाली लाइन को सॉल्व करिए। अब एक का यानी कि का मतलब होता है गुणा और 15/100, यानी कि अब ये जो b का जो 45% है, b गुणे 45/100 इसके बराबर, तो बराबर है, नीचे सेम नंबर है, 100 से 100 कट जाएगा और a बटे b क्या? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b नीचे आ जाएगा a के और ये 15 साथियों नीचे हो जाएगा 45 के, बराबर क्या आ जाएगा? 45/15। देखिए, अब देखिए ये क्या कट जाता है, 15 कम 15 और ये आपका 45, 15 3 तो एक यानी कि 3/1। अब आपसे पूछा जा रहा है a माइनस बी का कितना प्रतिशत, यानी कि ये आपका ये हो गया, b ये हो गया। अब बोला जा रहा है a माइनस बी का कितना प्रतिशत है, तो ये तो आपका 2 आ जाएगा। तो यानी कि x 2 का x प्रतिशत क्या? a माइनस बी का x प्रतिशत a के बराबर है। तो a कितना था? 3 था। तो इसमें से आपको x का मान ज्ञात करना है। अब आप लोग देखिए 100 की गुणा इससे करेंगे, ये आपका 300/2 और इसको जब कट करोगे तो यानी कि आपका 150% आपका राइट आंसर आएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किसमें? बी में लिखा हुआ है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर है, बोला जा रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए
ए बी की तुलना में 50% कम। जितना बोला जा रहा है उतना लिख लेते हैं। अगर ए की कार्यशीलता बी है तो बी की कार्यशीलता 100 होगी, तो ए की आपकी 50 हो जाती है। अब बी और सी की बात चल रही, तो बी सी की तुलना में 50% अधिक मतलब है। अगर सी आपका 100 है तो बी मतलब जो है 50% अधिक है सी से, ये आपका 150 हो जाता है। अगर इसको कट करते हैं 50 से कम 50 और 50 दूना कितना हो जाएगा 100। अब इसको कट कर देते हैं, यानी कि अगर कभी भी आपके सामने ए अनुपात बी का अनुपात हो और ए अनुपात सी का अनुपात हो और आपसे बोला जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो आपको ए अनुपात बी लिख देना है ऐसे करके और बी अनुपात सी ऐसे करके लिख देना है और उल्टा एन बना देना है। यानी कि 1 की गुणा 3 से करोगे तो ये ए निकल के आएगा, 3 एकम 3, और 3 की गुणा 2 से करोगे 3 दूनी 6, तो ये 2 निकल कर आएगा। और सी की बात करोगे 2 से करोगे 2 दूना 4 और ये 4, यानी कि ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आपने निकाल लिया है। और उसके बाद बोला क्या जा रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं जो 48 दिन में कार्य को पूरा कर पाते हैं। यानी कि एक ऐसा कार्य है जो 48 दिनों में पूरा होता है जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं। यानी कि ये ए डेली कितना 3 काम कर रहा है, बी डेली 6 काम कर रहा है और सी डेली 4 काम कर रहा है सी। अब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 3 6 9 और ये कितना 13, यानी कि तीनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं जो कि 30 काम करते हैं, यानी कि 13 काम करते हैं और 48 दिन तक कोई कार्य करते हैं तो वो काम पूरा होगा। यानी कि ये काम क्या है, टोटल काम हमारे पास आ गया। क्या टोटल काम आ गया। अब कह रहा है कि ए अकेला अगर इस कार्य को पूरा करे तो कितना समय टाइम लगेगा उसको 1 दिन में पूरा कर, मतलब पूरा काम करने के लिए। टोटल काम है